کیوں؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा जियो खबरें यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राना तारिक अजीज़। नाज़रीन, आजकल आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ, हुकूमत कहाँ खड़ी है, अपोजिशन कहाँ खड़ी है और हमारी कौम अखलाकियात के किस सीढ़ी पर खड़ी है। मैं एक हदीस का हवाला दे के अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा कि एक हदीस मैंने बार बार पढ़ी कि अगर आप जुल्म देखो तो हाथ से रोको, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो मुंह से बुरा भला कहो, अगर मुंह से भी बुरा भला नहीं कह सकते तो दिल में बुरा जानो, जो कि कमज़ोर तरीन दर्जा है। एक चीज़ हमारे सामने गलत हो रही है, ख़रीदो फरोख्त हो रही है और उस पर फिर हम शादियाने बजा रहे हैं और उस पे हम मिठाइयाँ बांट रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं। किसी एक दानिश्वर ने कहा था कि बुराई उस वक्त बढ़ती है कि जब अच्छे लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। मैं चंद चीज़ें रखूंगा। अभी सेनेट के इलेक्शन में नाज़रीन जो हुआ आप सब ने देखा। यूसरा गिलानी के बेटे की वीडियो सामने आई, यूसरा गिलानी के बेटे का नासिर शाह के साथ वीडियो और ऑडियो सामने आई कि वो क्या कह रहे हैं, कितने करोड़ में बात हो रही है और हमारी कौम यूसरा गिलानी के जीत पर जश्न मना रही है। मैं तीन चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनका क्या किरदार था, जो हमारे इस वक्त के हाकिम हैं वो उनका क्या किरदार है और जो पिछली हुकूमतों में लोग हमारे साथ करके गए उनका क्या किरदार रहा हमारे पाकिस्तान के साथ। नाजरीन, मैं उस अजीम हस्ती का जिक्र करना चाहता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम में भी बहुत अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के बाद अपनी ज़ाती जायदाद, मिलने वाले तोहफे तहफ़ सब पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिए। मैं बात करना चाहूँगा बेगम राना लियाकत अली की, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर जनरल हेक्टर पेंट की बेटी थी और उनका नाम शीला आयरन पेंट था। 1887 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया। उनकी वालदा बरहमन फैमिली से थी जिन्होंने बाद में क्रिश्चियन मज़हब इख्तियार कर लिया। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ बतौर टीचर गोखले मेमोरियल स्कूल कलकत्ता से किया। 1931 में मास्टर डिग्री करने के बाद वो अंदर परसाथा कॉलेज दिल्ली में बतौर इकोनॉमिक प्रोफेसर तैनात हुई। आप जानते ही हैं ये पाकिस्तानी तारीख की कौन सी मशहूर तरीन शख्सियत थी, ये शीला आयरन पेंट, जिन्होंने 1932 में पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली ख़ान के साथ शादी की थी और मुसलमान होने के बाद इनका नाम बेगम राना लियाकत अली ख़ान रख लिया था। यूँ तो वो बहुत ही खुश अखलाक और आला किरदार की मालिक थी, लेकिन एक ऐसा सच जो शायद लोगों को मालूम नहीं वो मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। नाज़रीन, जब बेगम राना लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान की तरफ से हॉलैंड में सफ़ीर तैनात हुई तो वहाँ पर उनकी दोस्ती हॉलैंड की मलका से हो गई। आप अक्सर उनके साथ शतरंज की गेम खेलती थी, तो एक दिन मलका ने उनको कहा कि अगर आज तुम मुझे शतरंज में बेगम राना लियाकत हरा दोगी तो मैं तुम्हें अपना शाही किला तुम्हारे नाम कर दूंगी। माजी के इस सच्चे अंगेज वाक़या का खुशगवार पहलू ये है कि बतौर सफ़ीर जब उनकी वहाँ से मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हुई तो आपने वो अपना शाही किला जो आपके नाम था वो पाकिस्तानी सफारत खाने के नाम कर दिया। पाकिस्तानी सफारत खाना आज भी इसी किले में वाक़या है। मैंने जब ये पूरा वाक़या पढ़ा तो बेगम साहबा के किरदार का मुआजना असर हाज़र के मशहूर व मारूफ सियासतदानों से किया तो ये बोने तो मुझे किसी कतार में खड़े नज़र नहीं आए। करप्शन, अकरवा परवरी, लूट खसूट और मुल्क का सत्यानाश करने के बाद आज ये दावे करते हैं कि हमने पाकिस्तान की भलाई की। 30,000 अरब का कर्जा नाजरीन पिछली हुकूमतों का लिया हुआ है और आज हम हर फर्द लाखों रुपए का मकरूज है। बच्चा भी पैदा होता है तो मकरूज पैदा होता है। उसके बाद ये दावा करना, नवाज शरीफ की तरफ से दावा करना, जरदारी की तरफ से ये दावा करना कि हमने मुल्क के लिए बेहतरी के लिए काम किया। यूसरा गिलानी का जो 4 साल का दौरे हुकूमत है उसमें देखें कि हमारे साथ क्या हुआ, कितनी करप्शन हुई। आप कितने बीसियों ऐसे प्रोग्राम देख चुके हैं कि जिनमें करप्शन की बेपनाह दास्तानें थी। आज इमरान खान की हम बात करें, इमरान खान के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा, सियासत में आने से पहले पाकिस्तान के लिए जो दर्द रखता था अपनी वालदा की वजह से बनवाया या जो भी वजूहात थी शौकत खानम बनवाया। आज मुल्क का गरीब उसमें मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल करता है
اور ان لوگوں کا علاج بھی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے پاکستانی تعلیم کا بیڑا اٹھایا، تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ جب روکڑی کے مقابلے میں MNA کا الیکشن عمران خان لڑ رہا تھا، تو جس جگہ پہ آج نمل کالج قائم ہے، اس جگہ یہ زیادہ تر علاقہ منشیات فروشوں اور ڈاکوؤں کا تھا۔ تو عمران خان نے اپنے ایک جلسے میں یہاں پہ بڑی وہ تاریخی تقریر کی اور کہا کہ مجھے تم منشیات فروشوں کا اور ڈاکوؤں کا ووٹ نہیں چاہیے، آپ جاؤ، میں تمہاری مدد کے بغیر الیکشن لڑوں گا۔ عمران خان کے اس جلسے کے بعد جو ان کے مد مقابل روکڑی فیملی تھی وہ آئی، انہوں نے وہاں کے لوگوں کو کہا کہ عمران خان تو تمہیں منشیات فروش ڈاکو کہتا ہے، تم پھر بھی اس کی سپورٹ کر رہے ہو۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ ہماری آنے والی نسل ڈاکو بنے اور چور بنے اور منشیات فروش کہلائے۔ آج اس کو دیکھیں کہ نمل کالج وہاں پہ بن چکا ہے، غریب لوگوں کے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بریڈ فورڈ یونیورسٹی کی وہاں سے ڈگری ملتی ہے، اور بہت علاقہ زرخیز ہو گیا نمل یونیورسٹی بننے سے، کالج بننے سے، وہاں پہ جائیداد زمینوں کی قیمت اوپر چلی گئی۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ مجھے وہ بھی واقعہ یاد ہے کہ جب یسریٰ گیلانی وزیر اعظم بننے سے پہلے انہوں نے اپنے گھر کا جو ملتان میں واقع ہے اس کا ایک حصہ ایک ارائیں فیملی کو بیچ دیا تھا، کنال کے قریب زمین بیچ دی تھی۔ جب آپ وزیر اعظم بن گئے تو آپ نے وہ زمین 4-5 سال پہلے 6 سال پہلے فروخت کی ہوئی زمین اسی قیمت پر واپس لی جس قیمت پر آپ نے فروخت کی تھی۔ ایک طرف عمران خان ہے، ایک طرف بیگم رانا لیاقت علی خان ہے، ایک طرف یسریٰ گیلانی ہے، ایک طرف آصف زرداری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مریم اورنگزیب ہیں، جو ترجمان ہیں مسلم لیگ نون کی، اکثر آٹا چور، چینی چور اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ آپ کے سامنے میں حقائق ایک رکھنا چاہتا ہوں۔ زرداری کی 14 شوگر ملیں ہیں کراچی میں، لگ بھگ کل 84 شوگر ملیں ہیں، 84 شوگر ملز ہیں پاکستان میں، جس میں سے 14 سندھ میں زرداری کی ہیں، 4 جہانگیر ترین کی ہیں، اور 34 کے قریب شوگر ملیں نواز شریف خاندان کی ہیں، اور بقایا بھی ان لوگوں کی ہیں جو اس وقت سیاست کا حصہ ہیں اور اسمبلیوں کا حصہ بنے بیٹھے ہیں۔ اگر ایک طرف حکومت نے چینی چوری کا کوئی اسکینڈل ہو گیا، حکومت نے چینی مہنگی کر دی، تو اصل فائدہ تو ان مالکان کو ہی پہنچ رہا ہے جو کہ زرداری بھی ہیں اور نواز شریف بھی ہیں۔ اگر ان کو اتنا ہی عوام کا درد ہے تو یہ چینی سستی کیوں نہیں بیچتے؟ شوگر ملز ان کے سیاستدانوں کی ہیں، فلور ملز ان کے سیاستدانوں کی ہیں۔ اگر اتنا ہی عوام کا یہ درد رکھتے ہیں تو کیوں نہیں فروخت کرتے؟ دوسری طرف ناظرین، میں نے آپ سے ایک حدیث کا حوالہ دے کر بات کی۔ اخلاقیات کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے کسی کی طرف جانے کی۔ اب میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں، آپ نے 63 سال عمر پائی، جس میں سے نبوت آنے سے پہلے 40 سال اپنا کردار بتایا کہ میں کتنا ایماندار، صادق، سچا، غریبوں کی مدد کرنے والا، بیواؤں پہ ہاتھ رکھ، یتیموں مسکینوں کی مدد کرنے والا ہوں۔ تو اس 40 سال کے کردار پر کافر بھی کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور صادق اور امین تھے۔ جب آپ پہ نبوت آئی اور 23 سال آپ نے نبوت کی، اسلام کی تبلیغ کی، تو اس کے بعد شروع کی تو لوگوں نے آپ پہ یقین کرنا شروع کیا، کیونکہ آپ کا کردار اتنا مضبوط تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ نبی جھوٹ نہیں بول سکتا، واقعی ان پہ نبوت نازل ہوئی، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو ایک طرف کردار کی بات ہوتی ہے، جب ہمارا کردار ہی غلط ہوگا، ہم کیا میسج دیتے ہیں اپنی قوم کو، کیا وہ کرتے ہیں، تو ہمیں تو سوچنا چاہیے نا کہ جب کردار مضبوط ہوگا تو اسی حساب سے اخلاقیات بڑھے گی، اور قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم حدیث کے مطابق آخری درجہ ہے اس سے نکلیں۔ اگر ہم ہاتھ سے نہیں روکتے تو کم از کم ان لوگوں کو برا تو کہیں نا جنہوں نے اس پاکستان کے ساتھ برا کیا۔ ابھی میں یسریٰ گیلانی کی بات کرتا ہوں کہ جب یسریٰ گیلانی اپنے دور وزارت عظمیٰ میں تھے تو ان کے دور وزارت عظمیٰ میں سیلاب آیا تھا، اور وہاں پر اقوام متحدہ کی سفیر اور ہالی ووڈ کی مشہور اور معروف اداکارہ اینجلینا جولی پاکستان کے دورے پہ آئی تھی۔ جب وہ واپس اقوام متحدہ گئیں، امریکہ واپس گئیں، تو انہوں نے رپورٹ کروائی۔ اس رپورٹ میں انہوں نے سیلاب سے متاثرین کا دکھ بھی بیان کیا، اور ایک طرف انہوں نے یہ بتایا کہ میں جب سیلاب زدگان کے لوگوں سے مل رہی تھی تو پاکستان میں تعینات بڑے بڑے افسران اور بڑے بڑے امیر لوگ لمبی قطار میں مجھ سے صرف ملنے کے لیے کھڑے تھے، اور میں اس وقت بڑی حیران ہوئی کہ جب یسریٰ گیلانی نے مجھ سے رابطہ کیا، اس وقت کے وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ
मेरी फैमिली आपसे मिलना चाहती है और आप रात के खाने पर इस्लामाबाद मेरे साथ आएँ। तो मैं जब उनके घर वज़ीर आज़म हाउस खाने पर गई, तो मैं बड़ी देख के हैरान हुई कि इतने किस्म के खाने, अनवाओ किस्म के खाने थे और कीमती तोहफे मुझे दिए गए। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि एक तरफ तो सैकड़ों लोग पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान जो हैं वो मुतासिर हैं, उनको खाने के पीने की कोई चीज़ मुयस्सर नहीं, और दूसरी तरफ इतने पैसे कीमती तोहफों पर खर्च किए जा रहे हैं और मुझे इतने अनवाओ किस्म के खाने पेश किए कि सैकड़ों गरीब और भूखे लोग उस खाने से खाना खा सकते थे। और हैरान कुन बात है कि यूसुफ गिलानी की फैमिली मुझसे मिलने के लिए एक स्पेशल जहाज़ में आई, मुल्तान से इस्लामाबाद उनको लाया गया, जिसका खर्चा आप जानते हैं कि कितना हो सकता है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान की मदद बंद कर दी जाए, और पाकिस्तान की मदद बंद कर दी जाए, और उससे पहले जो ये सियासतदान वज़ीर आज़म है इनसे आलीशान और जो जिस किस्म की ये सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो सहूलियात वापस ली जाएं, और इसके बाद पाकिस्तान की मदद की जाए। नाज़रीन, ये था एक तरफ हमारी पीपल्स पार्टी का रुख। नवाज शरीफ की जब हम बात करते हैं तो नवाज शरीफ ने जब पहले दौर इक़्तिदार में अपने आए तो उन्होंने एक काम किया, नाज़रीन बड़ा दिलचस्प काम किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 महकमों की भर्तियां जो है ना उनके महकमों से वापस लेकर अपने हाथ में ले ली। एक था पुलिस का महकमा और एक था रेवेन्यू का महकमा जो कि नायब तहसीलदार भर्ती। ये भर्ती महकमों से लेकर अपने पास रखी और कोटे की शक्ल में अपने एमएनए और एमपीओ को नवाजने के लिए उन्होंने इनको एमएनए एमपीओ को एएसआई का भी कोटा दिया और नायब तहसीलदार का भी कोटा दिया। आगे एमएनए एमपीओ ने क्या किया कि वो सीटें जो उनको मिली थी एएसआई की और नायब तहसीलदार के लिए वो उन्होंने पब्लिकली फरोख्त कर दी कि भाई अगर आपने नायब तहसीलदार भर्ती होना है या एएसआई भर्ती होना है तो आप उसकी एक कीमत बता दी। किसी ने 5 लाख फी सीट बेची, किसी ने 3 लाख फी सीट बेची। तो उसका नतीजा ये निकला कि मेरिट से हटकर भर्तियां हुई, मेरिट से हटकर लोग तैनात हुए। इवन के वो लोग भी तैनात हो गए कि जो जराइम पेशा कामों में मुलव्वस थे, भत्ताखोरी, कब्जा ग्रुप, डकैती, चोरी में मुलव्वस थे। और इसी का जिक्र इमरान खान ने अपने यूट्यूब जो सहाफ़ी हैं उनसे एक बैठक में किया कि एक साबिक आईजी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की कि पाकिस्तान की पुलिस में इस वक्त 25,000 से ज़ायद ऐसे अफराद मौजूद हैं कि जो कि जराइम पेशा हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। तो वो ये सवाल इमरान खान से एक यूट्यूब के सहाफ़ी ने किया था कि पाकिस्तान में पुलिस का निज़ाम क्यों नहीं ठीक हो रहा, तो उस पर इमरान खान ने डिटेल बताई थी। नाज़रीन, जब महकमे ऐसे होंगे, महकमों में हमने पैसे लोग लेके भर्ती किए होंगे तो कैसे आपका निज़ाम चलेगा। और इसी वजह से ना हमारी अखलाकियात रही। अब अखलाकियात ये है कि एक एमएनए ने कहा कि यार मैं मेरिट पे या किसी गरीब आदमी को या किसी तालीम याफ्ता बच्चे को एएसआई भर्ती करवाऊं या नायब तहसीलदार, उसने ये जाना कि मुझे पैसे मिल रहे हैं, चलो मेरे अखराजात जो है वो पूरे हो रहे हैं। और इसी तरह आप ये देखें ना कि इमरान खान ने तो कोई भी भर्ती नहीं की, इमरान खान ने तो कोई भी अपना रिश्तेदार किसी को आगे नहीं लाया। और अभी उन्होंने अखराजात देखें कि कितने कम किए हैं वज़ीर आज़म हाउस के, और जो कि आप मीडिया पे भी सुन चुके हैं और देख चुके हैं कि उन्होंने कम अज़ कम जो 33% से ज़ायद या इससे भी ज़ायद अखराजात न सिर्फ वज़ीर आज़म के हाउस के कम किए बल्कि जो सफरी अखराजात थे जो कि अरबों रुपए में थे पिछली आसिफ जरदारी के और नवाज शरीफ के, लाखों में ले आए। अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि श्रीलंका का जो दौरा किया तो उन्होंने कितना खर्चा वहाँ पे किया। अब मेरा सवाल आपसे ये बनता है, बहैसियत मुसलमान जब हम रसूल सल्लम की ये हदीस सुनते हैं कि बुराई देखें तो उसको हाथ से रोकें, चलें अगर उसमें हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो उसको मुंह से बुरा भला कहें, अगर मुंह से बुरा भला नहीं कह सकते तो उसको दिल में बुरा जाने जो कमज़ोर तरीन दर्जा है। तो आपको चाहिए कि कल को सब ने अल्लाह के यहाँ जाना है, सब ने अल्लाह के यहाँ पेश होना है, तो कम से कम आप उन लोगों में तो शामिल हों कि चलें अल्लाह हम हाथ से तो नहीं रोक सके लेकिन हमने मुंह से बुरा भला ज़रूर कहा। तो मेरा ख्याल है कि इस पे हमें अमल करना चाहिए। जो बुरे लोग हैं उनको उनके खिलाफ हमें बोलना चाहिए और माशरे को बताना चाहिए। अगर अखलाकियात होंगी तो माशरा भी परवान चढ़ेगा।
آپ باہر کے ملکوں کے لوگ اکثر بات کر دیتے ہیں کہ جناب باہر کے ملکوں میں اس طرح کا قانون ہے، وہ ان کی اخلاقیات بھی ہیں. اکثر آپ نے یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی وہ سڑک پر جانور آ گئے تو لوگوں نے ٹریفک روکی اور پہلے ان جانوروں کو کراس کی. تو ہم یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ میرا یہ آپ سے سوال ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کو کسی اور موضوع پہ بات کروں گا. تب تک اللہ حافظ.